ख़वातीन व हज़रात, इस सेशन में हम शौकत वास्ती साहब की गज़ल गोई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गज़ल जो है वो सदियों से कही जा रही है, और जब भी ऐलान किया जाता है कि गज़ल की मौत हो गई है तो कुछ अरसे में कोई ऐसा शायर आ जाता है कि गज़ल का सफ़र फिर शुरू हो जाता है। तो शौकत वास्ती साहब जो हमा पहलू शख्सियत थे तख्लीकी हवाले से, उनका ऐसे शुआरा से रब्ता था जिनका ज़िक्र मैं चाहता हूँ कि यहाँ ज़रूर होना चाहिए। मैंने ऐसी तस्वीर भी देखी हैं जिसमें उन्होंने, जहाँ उनकी पोस्टिंग थी वहाँ जिगर मुरादाबादी को मदऊ किया और वो उस मुशायरे में आए। यानी जिगर साहब से भी बराह रास्त उनका ताल्लुक़ था। और उनके बाद अब्दुल हमीद अदम से उनका सिलसिला तलम्मुज़ था, उनसे बराह रास्त उन्होंने सीखा। पहला सवाल जो है वो मैं आसिम वास्ती साहब से ही करूँगा कि अदम के असरात हमें थोड़ी देर नज़र आते हैं, उसकी बुनियादी क्या वजह थी? उनका मुतालिया ऐसा था या एक मुनफरिद होने का जो एक हर तख्लीक़कार को ख़याल होता है वो था कि उन्होंने अपना रंग बनाया और उसके बाद तराजम के हवाले से और बहुत सी और तख्लीकी हवालों से उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। आसिम वास्ती साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कहता चलूँ कि अदम साहब से उन्हें अपने ताल्लुक़ पर बहुत फ़ख्र था और वो सारी ज़िंदगी इस पर फ़ख्र करते रहे कि उनका ताल्लुक़ रहा अदम साहब से। हमको तो मगर फ़ख्र तलम्मुज़ है अदम से, ये उनका मिसरा है। और एक जगह और कहते हैं कि शीराज़ा बांधते हैं बिखरते ख़याल का, सीखा अदम से हमने सलीक़ा कमाल का। तो वो इस मामले में उनका ये तो था, लेकिन जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी बढ़ती, उनके तजुर्बात बढ़ते चले गए और मेरा ख़्याल है जैसे जैसे उनके इल्म में इजाफ़ा हुआ है और उन्होंने अदबियात आलिया का मुताला किया और उनको ये ध्यान पड़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा शायरी के मौज़ूआत जो हैं उनको वसी तर होना चाहिए गज़ल में भी। जब उन्होंने वो मौज़ूआत वसी तर किए हैं, यानी मुआशरे पर भी गज़ल कही, जमालियात पर भी उनके शेर हैं, खुमरियात पर भी हैं, वो जिसका वो अदम से उनका एक रिश्ता है, हालांकि वो तो लेकिन फिर वो आते चले गए मुआशरत की तरफ। और मुआशरत में जब वो आए हैं ज़्यादा तो जाहिर है वो थोड़ा उनका वो जो एक रिश्ता था अदम के असलूब से वो कटता चला गया और उनका अपना एक बयान वज़ा हुआ, अपना एक अंदाज़ वज़ा हुआ। उन्होंने कहा भी कि इसमें हम अपना अलग अंदाज़ बयान रखते हैं। तो एक जगह आके उन्होंने ऐलान किया है गर्चे मिजाज गज़ल है मुतय्यन शौकत, हम अलग इसमें एक अंदाज़ बयान रखते हैं। तो उन्होंने फिर ऐलान किया। तो मेरा ख़्याल है ये है कि उन्होंने एक जगह आकर ये महसूस किया कि उन्हें वुस्सत की ज़रूरत थी और वो अपना असलूब जो था उन्होंने वसी तर करते हुए अपने लफ्ज़ियात को मुख्तलिफ़ किया, अपनी बहूर को मुख्तलिफ़ किया और अपने बयान को मुख्तलिफ़ किया। तो ये मेरा ख़्याल है तभी उनका सफ़र था गज़ल का, जिसके थ्रू उन्होंने अपने आप को इस तरफ राइज किया। हमारे एक और पैनलिस्ट डॉक्टर खालिद महमूद संजरानी साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाए। मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब से यही सवाल करूँगा कि उन्होंने जो अपना अंदाज़े बयां और बनाया वो इनकी नज़र में क्या है, उसके खदो खाल क्या है? बहुत शुक्रिया सर। इस ज़माने में तो हम गज़ल के साथ मजमूई तौर पर कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे।
बहुत खाल खाल हमें गज़ल का कोई काबिल तवज्जो तजर्बा नज़र आता है। उसकी सबसे बुनियादी वजह मुझे ये लगती है कि हमारा क्लासिक से रिश्ता टूट गया है, ख़त्म हो गया है। लेकिन शौकत वास्ती साहब जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे शायरों की, उनका क्लासिक से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। उनकी शायरी को पढ़ते हुए बहुत आसानी से ये जाना जा सकता है कि उन्होंने क्लासिकी तजर्बे को, क्लासिकी तलमीहात को, क्लासिकी अलामात को, क्लासिकी फ़ज़ा को अपने वजूद में समोया हुआ था, जज़्ब किया हुआ था। तो सबसे बड़ी क़ुव्वत तो उनकी शायरी में मुझे ये नज़र आती है, जिसकी वजह से उनका मिसरा कमज़ोर नहीं होता, उनका मिसरा बहुत ताकतवर होता है। वो अपनी जगह पे शेर बन के तो बहुत वो चमकता है, लेकिन जब हम उसको मिसरे को अलग से देखते हैं तो वो मुकम्मल लगता है। यानी उसमें वो जैसे होता है ताकीद लफ्ज़ों में, वो भी आपको नज़र नहीं आएगी। फासला जो पैदा हो जाता है एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ तक का, और दूसरा उसमें भर्ती के इजाफी लफ्ज़ नहीं आपको मिलेंगे। वरना अमूमन हम देखते हैं कि शायर का तजर्बा अगर 4 लफ्ज़ों में मुकम्मल हो गया और बहर का तकाज़ा 5 लफ्ज़ हैं तो वो 5वां लफ्ज़ इजाफी शामिल करता है। लेकिन जिस शायर का क्लासिकी शायरी का तजर्बा होता है, उसका 5वां लफ्ज़ ऐसे आता है कि लगता है कि ये बहुत नागुज़ीर था। तो ये उनके यहाँ जो मुझे लगा कि सबसे बुनियादी चीज़ है वो उनकी क्लासिकी शायरी की तरबियत है। उसकी वजह से उनके यहाँ एक और खुसूसियत पैदा हुई जो बहुत कामयाब होती है, जिसे कुदरत कलाम कहा जाता है, जो हमें ज़ाहिर है जो कभी गीत के तजर्बे में निकल आती है, कभी वो तवील नज़्म की सूरत में और कभी तराजुम की सूरत में। तर्जुमा, मंजूम तर्जुमा करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए कि तर्जुमा इट्सेल्फ बहुत मुश्किल तजर्बा है। लेकिन जब आप उसके लिए मंजूम उसे करते हैं तो आपको बेस्ट सूटेबल लफ्ज़ चाहिए। तो बेस्ट सूटेबल लफ्ज़ उस आदमी के पास होंगे जिसकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है, कि जो लफ्ज़ को तलाश करने में जिसे मुश्किल पेश नहीं आती। वरना तो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेट लफ्ज़ों से शायर शेर कह रहे हैं, तर्जुमा तो दूर की बात है कि शायर जो है वो अप्रॉक्सीमेट लफ्ज़ों से करते हैं, जो यानी एक तरह से मफहूम तो हम तक पहुँचा देते हैं, लेकिन शेर में डेप्थ पैदा नहीं होती, वो उसकी एक्यूरेसी नहीं बनती। तो ये दूसरी खुसूसियत मुझे उनके यहाँ नज़र आई है। और तीसरी चीज़ जो ज़ाहिर है वो उसमें अदम की तरबियत का जो आप जिक्र कर रहे थे और वास्ती साहब भी बात कर रहे थे, उनके यहाँ छोटी बहर बड़ी कुव्वत से आती है। छोटी बहर में बड़ी ताकत और रवानी, छोटी बहर में रवानी होती है ज़ाहिर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर शायर वो रवानी पैदा कर ले। तो इनके यहाँ में नज़र आती है, और वो लेकिन वो छोटी बहर तक महदूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने शायरी बहुत ज़्यादा की है, गज़ल भी उनके यहाँ बहुत है। तो उनके यहाँ मुतनव्वे बहरें हैं, बहुत लंबी बहरें भी हैं, हिंदी जो आहंग की बहरें हैं वो भी हैं, और खालिस फ़ारसी आहंग की बहरें भी उनके यहाँ मिलती हैं। फिर ये बहरों के हवाले से एक चीज़ या फ़नी हवाले से कि गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहना आम शायर के बस में नहीं होता, इसलिए कि रदीफ़ एक ख़ास तरह की नगमगियत पैदा करती है। रदीफ़ की नगमगियत के बग़ैर गज़ल कहना बहुत मुश्किल है। कहता वो है जिसके पास कहने के लिए कुछ होता है, जो यानी गज़ल के स्ट्रक्चर उससे शेर नहीं कहलवाता, क्योंकि गज़ल में एक कमाल ये है कि उसका स्ट्रक्चर इटसेल्फ पोएटिक है। आप एक ज़मीन बनाते हैं तो वो ज़मीन काफ़िया और रदीफ़ के साथ मिलके खुद ब खुद भी शेर कहती है, लेकिन वो शायर जिसके वजूद में कोई गहराई हो, जो अपनी समाजी ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा मुंसलिक हो और अपनी वजूदी ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा मुंसलिक हो,
उसके लिए स्ट्रक्चर फिर शेर नहीं कहता, बल्कि शायर खुद शेर कहता है या शेरी तजर्बा बयान करता है। डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब फरमा रहे थे कि गुज़िश्ता 8-10 बरस में नई नस्ल का क्लासिकियत से राब्ता टूट गया है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नक़ाद ने अपना किरदार जो है वो महदूद कर लिया है या ख़त्म कर दिया है? हम जिस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं तो मैं सोचता हूँ अक्सर कि जो नई शायरी हो रही है हम उस पर गुफ्तगू में बहुत तनकीद भी करते हैं और तारीफ़ भी करते हैं और क्लासिकियत से उसका रिश्ता टूटने का गिला भी करते हैं। तो क्यों नाक़दीन के लेवल पर ये लिख कर क्यों नहीं कहा जा रहा कि उन बच्चों को लिख कर बताया जाए कि बेटा ये आप ठीक नहीं कर रहे, जबकि हमारे सामने बड़े शुआरा मौजूद हैं। जैसे अब आज शौकत वास्ती साहब का हम जिक्र क्लासिकियत के हवाले से कर रहे हैं, उनके क्राफ्ट के हवाले से भी क्लासिकियत क्राफ्ट भी सिखाती है, और अगर आप क्लासिकियत से कट जाएं क्राफ्ट भी हाथ से जाता है, तलाज़मा भी जाता है, इकॉनमी ऑफ वर्ड्स जो है वो भी नहीं रहती, और उसे हम एक तरह का इल्हाम समझकर जो कुछ हमें आता है और हम लिख लेते हैं। तो डॉक्टर साहब खालिद महमूद संजरानी साहब से मेरा ये सवाल है कि शौकत वास्ती साहब की गज़ल के हवाले से और बतौर ख़ास क्राफ्ट के हवाले से वो क्या फरमाते हैं? बहुत शुक्रिया वास्तावी साहब। जी, बहुत बुनियादी जो बातें हैं वो तो डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब ने अपनी गुफ्तगू में की हैं। जब से आप से बात हुई इस मौजू पर तो मुझे मौका मिला कुछ पढ़ने का, तो एक दो चीज़ों ने जो फौरी तौर पर मुझे गिरफ्त में लिया आपके उस सवाल के हवाले से, जो मुआशरती सतह पे आज हमारा सबका एक बड़ा अलमिया है कि शायद हम में से हर दूसरा शख्स यहाँ रहना नहीं चाहता, या हम में से हर दूसरा शख्स इस फिक्र में या कोशिश में है कि वो यहाँ से जन हिजरत इख्तियार करे और उन मुआशरों में वो जाके रहे जो फ़ी ज़माना इस वक्त कुछ अमन के लिहाज से, कुछ मईशत के लिहाज से, कुछ इन चीज़ों के हवाले से बेहतर है। तो आज के इस अहद की ये जो सोच है जो कि हम सब में जन बहुत हद तक मौजूद है, तो उन सब को शौकत वास्ती को पढ़ना चाहिए, ये पहली बात है। क्योंकि वो तख्लीकी जो उनका तजर्बा गज़ल में या नज़्म में इस हवाले से आया है, वो एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी भर का वो निचोड़ है या असासा है जो इन चीज़ों से गुज़र चुका है, जिनकी आज हम आरज़ू करते हैं या कर रहे हैं। सो हमें उनको पढ़कर अंदाज़ा होगा कि हमारी या हमारी नई नस्ल की ये आरज़ू अपने ख़ित्ते को छोड़ने की, अपने मुल्क को छोड़ने की, अपनी उस क्लासिकल रिवायत को छोड़ने की जो ख्वाहिश दिन ब दिन हमारे समाज में बढ़ती चली जा रही है, वो ख्वाहिश किस हद तक बजा है और किस हद तक वो ख्वाहिश बेजा है। किसी भी जन दुखियारे के पास बैठने का बड़ा फ़ायदा होता है, और किसी भी दुखी हुई रूह के पास बैठकर उसकी बात को सुनने का जो असर है वो ज़्यादा होता है, वो आपको बहुत सारी जनक चीज़ों से बचा लेता है। सो इन पिछले 4-5 रोज़ में शौकत वास्ती साहब की गज़ल को और उनकी शायरी को जना पढ़ते हुए सबसे पहला एहसास जो मुझे हुआ वो यही है
कि ये एक ऐसे शख्स की रूदाद है जो यहाँ से गया या जाना पड़ा और वहाँ रहा, और वहाँ जाके वो अपनी उस क्लासिक को ढूंढता फिरता रहा, उनकी जुस्तजू में रहा, उनकी कोशिशों में रहा, उन आवाज़ों को वो तलाश करता रहा जो आवाज़ें उससे छूट गई। वो उन लहजों को ढूंढता रहा जो लहजे उसे वहाँ नहीं मिलते थे। मैं एक बड़ी सादा सी मिसाल दूँ कि मुझे तो मेरी गली में जो लोहा बेचने वाले की आवाज़ है वो भी हाइडलबर्ग में याद आती थी। मैं बड़ा मिस करता था उसे, उस लहजे को याद करता था और उदास होता था। क्या करता, वो वहाँ पे थी नहीं, वो आवाज़ वहाँ पर नहीं थी, वो लहजा वहाँ पर नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरी उठान का हिस्सा थी या किसी बड़े तख्लीक़कार की उठान का हिस्सा होती हैं, वो जुस्तजू करते रहे और उन्हें और तख्लीक करते रहे। सो आपने जो बात की या ज़ियाउल हसन साहब ने जो इशारा दिया, मैं समझता हूँ कि शौकत वास्ती की गज़ल का ये बहुत बड़ा नफ्सियाती मुतालबा था कि वो अगर क्लासिक और क्लासिकी लहजे की तरफ गए हैं तो वो दरअसल वहाँ बैठे हुए अपने उन लहजों को, उन आवाज़ों को, उन इस्तिआरों को वो ढूंढते रहे, वो तलाश करते रहे। सो हम देखते हैं कि उनके यहाँ हमें सबदे गुल और इस नौ की जो इस्तिलाहात हैं जो कि हमें गालिब के यहाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं, वो उनके यहाँ बहुत कसरत से इस्तेमाल हुई हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो आज के अहद के हवाले से जो मुआशरती सतह पर जिस बड़े सवाल का हमें सामना है एज अ सोशल साइंटिस्ट, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि शेर व अदब का मुआशरे से क्या लिंक है। मैं समझता हूँ यही लिंक है कि वो आपको एक रास्ता दिखाता है, आपको एक राह दिखाता है, वो हमें एक बात बताता है कि जिस आरजू में हम मरे चले जा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उन लोगों की बात पे ध्यान दें जिन्होंने वहाँ ज़िंदगियाँ सर्फ की हैं और जो ज़िंदगियाँ सर्फ करने के बाद वो निचोड़ अपना इन तख्लीक़ात में हमारे सामने रख रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि यहीं के लहजों में रहना, यहीं पर रहकर कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा करना वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम सभी एक बाहर की तरफ निगाह करके बैठे रहें। ये तो एक मुआशरती सतह पर उनकी आवाज़ है। दूसरा जो उनकी गज़ल के हवाले से है वो वही है कि वो सारी उम्र अपनी ही तलाश करते रहे, अपने लहजों की, अपने इस्तिआरों की। बहुत खूबसूरत बात की डॉक्टर खालिद महमूद संजरानी साहब ने। मैं समझता हूँ कि गज़ल का शायर जब गज़ल कहता है और उसके बाद जब हम उस गज़ल को पढ़ते हैं तो उसकी शख्सियत उसमें नज़र आनी चाहिए, उसका मिजाज क्या है। शौकत वास्ती साहब को चूँकि मैं ज़ाती तौर पे बारहा मिला भी हूँ, उनका मिजाज भी समझता हूँ। 3 शेर मैं आपको सुनाता हूँ, आप पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन शेर सुनाने से पहले मैं ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ जो पहले भी मैंने की, इसमें भी दोहराना चाहता हूँ कि पहले जो शुआरा थे उनको इससे गरज नहीं होती थी कि वो अपने आप को आगे बढ़ाएं, वो सिर्फ शेर कहते थे, उनकी शायरी ट्रैवल करती थी। आज का जो शायर है वो कोशिश कर रहा है कि वो खुद पहुंच जाए, भले भले उसकी शायरी वहां पहुंचे या ना पहुंचे। शौकत वास्ती साहब के 3 शेर मैं आपको सुनाता हूँ। हम जिंदगी की जंग में हारे जरूर हैं, बहुत अच्छा शेर है, लेकिन किसी महाज पे पसपा नहीं हुए। तुमने छुपकर महाज खोला है, तुमसे खुलकर मुकाबला होगा। और एक शेर जो हमने कई और नामों से पढ़ा, फेसबुक पे चलता रहा, शौकत हमारे साथ था जब हादसा हुआ, हम रह गए हमारा ज़माना चला गया। देखिए गज़ल एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ
कि अगर आपकी शख्सियत आपके तजुर्बे की कुठाली में ढलकर निकले तो यकीनन वो एक बड़े सतह पे लोगों से रिलेट करती है। ये शेर आप तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन शौकत वास्ती ने कभी कोशिश नहीं की कि वो आप तक पहुँचें। हमने ये कोशिश की कि शौकत वास्ती साहब को भी पहुँचाया जाए आप तक, ताकि आप उन्हें और तरह पढ़ें। उनकी कुल्लियात छप चुकी है, उसे पढ़ें। एक बात और करके मैं असगर नदीम सैयद साहब की तरफ जाता हूँ। बड़ा शायर जो होता है उसका असलूब नहीं होता, उसके असालीब होते हैं। हम असलूब मीर नहीं कहते, असालीब मीर कहते हैं। तो शौकत वास्ती जब गज़ल कहते हैं तो और असलूब होता है, नज़्म कहते हैं तो और असलूब होता है, तर्जुमे में और होता है। तो बड़ी तख्लीकी शख्सियत के यहाँ असालीब होते हैं, लेकिन उसमें तख्लीकी शख्सियत एक ही होती है, जो कि हमें शौकत वास्ती के यहाँ नज़र आती है। असगर नदीम सैयद साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि शौकत साहब की गज़ल के जो पहलू हैं वो हम पर खोलें। बहुत शुक्रिया। पहले मैं वो जो अदम से उस्ताद का जो रिश्ता है उस पर बात करूँगा। शायरी में अच्छा उस्ताद वो होता है जो पहले तो अपने शागिर्द को अपने रंग में रंगने से बचाए। जब तक वो ये नहीं करेगा वो अच्छा उस्ताद नहीं है। उसका असल काम ये है कि शागिर्द के शेरी जीनियस को आइडेंटिफाई कराए, जाहिर कराए, उससे वाकिफ कराए। और इस हवाले से अदम ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। दूसरी बात कि अगर दाग इकबाल को न बचाता अपने रंग से, तो दाग के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि उसके अंदर से क्या इकबाल निकलने वाला है, कैसा इकबाल बाहर आने वाला है। तो ये उन दोनों उस्तादों का कमाल था। अब रह गई बात शौकत सिद्दीकी के, शौकत वास्ती के जो असालीब, बिल्कुल सही कहा आपने, असालीब। बात यह है कि मैं समझता हूं कि गजल का जो हुनर है उसकी खूबी ये है कि जो जज्बात जाहिर करना है ये अहम नहीं है, जज्बात को छुपाना अहम है। अख्फा का अमल गजल में बहुत अहमियत रखता है कि क्या बात छुपाई जा रही है, यही गजल की अजमत होती है। और इस हवाले से शौकत वास्ती ने अक्सर जगहों पर यही काम, यही हुनर दिखाया है कि वो सामने आके बात सीधी जज्बात जाहिर नहीं कर देते, वो जज्बात के अख्फा पे ज्यादा काम करते हैं और वो झलकता है कि यहाँ उसने क्या छुपाया है, यहाँ वो क्या बात करना चाहता था जो उसने इशारे में पर्दे में रख दी है। तो वो पर्दे में रखी हुई बात ही असल जादू है जो एक गजल गो को बड़ा गजल गो बनाता है। सो शौकत वास्ती साहब ने जिस सहूलत से गजल कही है वो सहूलत उन्हें अदम ने अता की, लेकिन उस सहूलत का ये मतलब नहीं है कि वो हर बात कहते चले गए हैं, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ चुनाव है, इंतखाब है। एक गजल के अंदर एक वारदात नहीं, कई वारदातें हैं और कई तरीकों से हैं। जैसे मैंने पहले कहा ओपनिंग में कि हिंदुस्तान की गजल का मिजाज बहुत वेरिड है, बहुत मुतनव्वो है और तहजीब की शाखें तक मुतनव्वो हैं, एहसास तक मुतनव्वो है। और जो सोशो पॉलिटिकल और कल्चरल मंजरनामा है वो हिंदुस्तान की गजल में झलकता है। और हिंदुस्तान की गजल की पहचान ही वो है कि जो रचाओ गजल गो के यहाँ उन तहजीबों से आया, उन इस्तारों से आया, उन पॉलिटिकल सानेहों से आया, वो गजल में दाखिली सतह पे महसूस होना जरूरी है। तो शौकत वास्ती के यहाँ बेशुमार मौजूआत हैं
और वो सारे के सारे वही हैं जो हम पे बीत रहे हैं, वही हैं जो फर्द को बदल रहे हैं, वही हैं जो फर्द के अंदर एहसास को तब्दील कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बज़ाहिर वो सहूलत वाली गज़ल है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से कही गई गज़ल है कि उसमें उन्होंने अपने तजर्बात के अंदर जो लहरें थीं छुपी हुई उनको किस तरीके से लाए हैं, वो ये असल अमल था उनका। तो इसलिए वो शेर बज़ाहिर लग रहा है कि वो ये कह रहा है, लेकिन जब जरा झांकेंगे तो पता चलेगा नहीं, उसके पीछे कोई वाकया है, उसके पीछे कोई पॉलिटिकल सानिया है, तो वो निकाले जा सकते हैं, आसानी से बयान किए जा सकते हैं। तो सहूलत वाली गज़ल कहना मुश्किल होता है और अल्फाज वाली गज़ल कहना आसान होता है, और तारीखी इस्तारे लगा देने वाली गज़ल आसान होती है, लेकिन तारीखी इस्तारे को छुपाना मुश्किल होता है कि वो पढ़ने वाले को बाद में पता चले कि दरअसल ये वाक़या कहाँ से आया है। तो मैं समझता हूँ अख़फ़ा का अमल शौकत वास्ती की गज़ल का इम्तियाज़ है। बहुत शुक्रिया। इस मुकालमे के आखिर में मैं सबाहत आसिम वास्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ और गुफ्तगू करें और हमें शौकत साहब के कुछ अशार भी सुनाएं। डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब ने कहा कि शौकत वास्ती की गज़ल रवायत से जुड़ी हुई, उन्होंने खुलकर ऐलान किया है उसका। एक शेर मैं सुना रहा हूँ उनका, जो यहाँ पे नए शायर बनने चले हैं, ज़रा देखिएगा इसका कि शौकत अपने ज़ौक़ पे गालिब, लफ्ज़ देखिएगा इस पर और नाम देखें क्या क्या आ रहे हैं और लफ्ज़ किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। शौकत अपने ज़ौक़ पे गालिब, मीर के पीछे मोमिन निकला। तो उन्होंने तमाम शुअरा को कबूल किया, ऐलान किया कि हम उनके साथ। अच्छा, शायरी में अदक से अदक भी शेर उन्होंने कहा है और बहुत सादा सा। जैसे एक जगह इसी गज़ल का एक और शेर है कि दुनिया की हो खैर इलाही, बोतल में से फिर जिन निकला। ये सादगी से उन्होंने वहाँ एक पेश किया, लेकिन इस तरीके से उनके काफ़ी ऐसे अशार मैं आपको सुना सकता हूँ जो कि आपको सोचने भी मजबूर करेंगे कि शौकत एक लहजा में क्या जानिए क्या हो जाए, शौकत एक लहजा में क्या जानिए क्या हो जाए, आज और कल में बड़ा फासला हो सकता है। वाह वाह। शौकत एक लहजा में क्या जानिए क्या हो जाए, आज और कल में बड़ा फासला हो सकता है। और एक जगह आपने कहा कि गैर मुरद्दफ ज़मीनों का उनका शेर सुना रहा हूँ, 3-4 उसमें कि तेरी आँख से है दिल को, जमालियात का शेर देखिए, तेरी आँख से है दिल को तलबे सरूर बादा, तेरी आँख से है दिल को तलबे सरूर बादा, कहीं इश्क बन न जाए यही आरज़ू सादा, कहीं इश्क बन न जाए यही आरज़ू सादा, तेरी तरह दोस्ती से मुझे कब गुरेज मुमकिन, तेरी तरह दोस्ती से मुझे कब गुरेज मुमकिन, तेरा शौक़ बिल इरादा मेरा इश्क बे इरादा, तेरी तरह दोस्ती से मुझे कब गुरेज मुमकिन, तेरा शौक़ बिल इरादा मेरा इश्क बे इरादा, कोई तो शिकस्त माने कि अज़ल से रूबरू है, तेरा दस्ते याद नहीं आ रहा, कोई तो शिकस्त माने कि अज़ल से कोई तो शिकस्त माने कि अज़ल से रूबरू है, तेरा दस्ते फैज़ परवर मेरा दामने कुशादा। तो ऐसे खूबसूरत वो जुमले, मतलब जैसे कि बयान किया गया क्लासिकी, उसमें तन जोड़ तोड़ और वो बड़ा ख्याल रखते थे और ज़बान का बहुत ख्याल रखते थे। ये तो उन्होंने मुझे रोक देते थे कि भाई ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होने का, ये गज़ल का बस लफ्ज़ नहीं है। और बिल्कुल मैं एक बार किया, उन्होंने मुझे झिड़क दिया, बिल्कुल एक बार किया मैंने, उस नीचे बांधा हुआ था, उसके नीचे के बजाय उस नीचे, कहते हैं ये ज़बान इस्तेमाल मत करो।
तो वो इस मामले में बहुत सख्त है। बहरहाल एक गज़ल सुना दें और उसके बाद इख्तिताम करते हैं। फिर इख्तिताम कीजिएगा इसका। ये उनकी मैंने इसलिए इस गज़ल का इंतखाब किया है कि इसमें आप ज़रा बुनत देखिएगा। असल वो हवा भी है सांस भी रवां, हवा भी है सांस भी रवां है, अजब सी फिर भी घुटन है कोई। हवा भी है सांस भी रवां है, अजब सी फिर भी घुटन है कोई। रिहाई पाके भी यूं लगे है, मुसल्लते जानो तन है कोई। निकाल लेता है जो शमीम और जायका हर गुलो समर से, निकाल लेता है जो शमीम और जायका हर गुलो समर से। कमाल का साहिबे महारत निगाहदारे चमन है कोई। हुआ था एक सानेहा कि हम हो गए थे महरूम राहबर से। ये किसी तरफ पुराना शेर है, आजकल का नहीं है, लेकिन सुन लीजिए। हुआ था एक सानेहा कि हम हो गए थे महरूम राहबर से, है सानेहा ये दिगर के आगे जो ले चला राहज़न है कोई। मुसाफितों से न हो सके तय अजीब बाहम ये फासला है, उसी तनासुब से दूर तर है करीब अगर निस्बतन है कोई। ये आखिरी शेर के पता लगाना हुआ है दुश्वार, कौन है खल्त मल्त किसका। पता लगाना हुआ है दुश्वार, कौन है खल्त मल्त किसका। है ज़ात उसकी वजूद मेरा है, जहाँ किसी की बदन है कोई। पता लगाना हुआ है दुश्वार, कौन है खल्त मल्त उसका। है ज़ात उसकी वजूद मेरा है, जहाँ किसी की बदन है कोई। बहुत शुक्रिया। मैं इस सेशन में डॉक्टर खालिद महमूद संजरानी साहब आपका, डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब, डॉक्टर असगर नदीम सैयद साहब, डॉक्टर सबाहत आसिम वास्ती साहब, आप सब पैनलिस्ट का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने शौकत वास्ती की गज़ल गोई पर सैर हासिल गुफ्तगू की।